दोस्तों 27 जुलाई में समय बहुत कम बचा हुआ है और अगर आपका कट ऑफ पिछले कई सालों से 2-4 नंबर 10 नंबर 15 नंबर से रह जाता है तो एक बेहतर रणनीति आपके लिए ये भी हो सकती है कि आप कम से कम पिछले 2020 से लेकर अब तक यूपीपीएससी की जो भी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर हल कर लें। खास तौर से यूपीपीसीएस 2020, 21, 22, 23, 24 और साथ ही साथ जो आर की परीक्षाएं हुई हैं क्रमशः 2023, 2021, 2017 और 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में हुआ था, तो ये सारे पेपर आप लोग देख लीजिएगा। और कम से कम मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप 2023, 2021 और 2020 में जो 2016 का री एग्ज़ाम हुआ था 3 पेपर तो आप ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर इस सीरीज़ में मैं आपको ऑलरेडी 2023 का जो पेपर हुआ था जो कि 11 फरवरी 2024 को परीक्षा हुई थी, तो 2023 का पेपर हम लोग बिल्कुल अपडेटेड हल कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग 2021 का पेपर हल करेंगे बिल्कुल अपडेटेड, और इसके बाद नंबर आएगा 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था, री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, तो ये पेपर भी हल करेंगे। इसके बाद आपको बाकी जो भी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर हैं उनकी जिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और रही बात करंट अफेयर की, तो प्रयास ये है कि जल्दी आपको जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं उनकी एक कंप्लीट वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है कि काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो दोस्तों गोरखपुर में। और तारीख क्या थी? तो तारीख थी 19 दिसंबर और सन था 1927। ठीक है। अब देखो यहाँ पर रीजनिंग के जो भी प्रश्न थे, मैथ के जो भी प्रश्न पूछे जाते गए हैं, तो लास्ट 5 ईयर के जितने भी प्रश्न मैथ और रीजनिंग के हैं सारे प्रश्नों को एक ही वीडियो में करवा दिया गया है। वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और सारी वीडियोज़ एक साथ देखना चाहते हैं तो एक अलग से प्लेलिस्ट भी है, उसको भी जाकर आप वॉच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाइजर यानी कि राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो यह है 37 से 47%। यानी कि फसलों से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ख़ास तौर से यहाँ पर देखेंगे आप ना, करंट में जो हाल ही में तूफ़ान वगैरह आते हैं तो ये किस महासागर से उठे हैं और किसको प्रभावित किए हैं। तो साथ ही साथ ये भी कि भारत ने, अगर कोई दूसरा देश है, अगर कोई तूफ़ान वहाँ पर आया है तो भारत ने राहत पहुँचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हालांकि बहुत लंबा डेटा नहीं है, थोड़ा सा डेटा होता है, उस पर एक कंप्लीट वीडियो जल्दी उपलब्ध होगा, तो आप लोग देखते रहिए। तौकते ये तब आया था तूफ़ान और ये अरब सागर से उठा था, यही प्रश्न था इसमें। अगला क्वेश्चन था कि निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में आज भी सर्वोच्च जो है वो उत्तर प्रदेश ही है, विकल्प ए करेक्ट है। और देखो यहाँ पर ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ध्यान देना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न लगभग बनते हैं। तो हाल ही में जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुए हैं उससे भी प्रश्न आपके बनेंगे। तो यहाँ पर तो जो उत्तर था कि कलारी पैट्टू, थांगटा, मलखम्ब और गतका, तो उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया है? तो ये सारे जो थे सम्मिलित हुए थे, लेकिन प्रेजेंट में आपको ये नहीं पता करना है, आपको प्रेजेंट में जो नए वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं उससे संबंधित सारे आंकड़े आपको याद रखने हैं। और इसके बाद है निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा को शुरू किया था? तो जो नई योजनाएं चल रही हैं वो किस स्टेट में चल रही हैं उसके बारे में भी। तो ये जो योजना थी ई राशन कार्ड वाली, आपको पता है ना, ये दिल्ली में शुरू हुई थी, विकल्प डी इसका करेक्ट था। अब इसके बाद देखेंगे करंट का भी है, तो करंट से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए एक अलग वीडियो आएगा, यहाँ पर मैं आपका समय नहीं लूँगा, केवल वही प्रश्न मैं आपको करवाऊँगा जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। जनजातियाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि पूछा गया था कि तमरिया जनजाति जो थी ये भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? तो तमरिया जो होती है ना दोस्तों, ये झारखंड में मिलती है, लेकिन एक जनजाति और है तमरिया से ही मिलती जुलती जनजाति है जिसका नाम है कमरिया। कमरिया जो है ये आपको मध्य प्रदेश में और वेस्ट यूपी में आपको मिलेगी कमरिया। और तमरिया कहाँ मिलती है? तमरिया मिलेगी आपको झारखंड में। संस्कृति के 4 अध्याय बहुत ही शानदार किताब है, इसको अगर मौका मिलेगा तो आप पढ़िएगा ज़रूर। संस्कृति के 4 अध्याय, तो ये किताब जो है किसने लिखी है, ये प्रश्न पूछ लिया गया था। बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रश्न पूछा गया था, रामधारी सिंह दिनकर की किताब है ये, विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यूपी जीके से संबंधित एक क्वेश्चन है। पहला बिंदु है कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरा स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, करेक्ट है। और प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ये भी करेक्ट है। तो 1 और 2 दोनों ही आपके यहाँ पर सही हैं, तो विकल्प सी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है कि अब देखो, अभिकथन और कारण, ये बहुत ही फेवरेट टाइप के क्वेश्चन है आयोग के। तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो यहाँ पर बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, कि वो डेफिनेटली जो ब्रिटिश जनमानस था उसको प्रभावित करना चाहते थे, जिसके लिए लंदन में उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। कब किया था? 1866 में किया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो विकल्प सी करेक्ट है। ए भी सही है, आर भी सही है, आर ए की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर क्या है, फसल दी गई है और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? चुकंदर में चीनी मिलता है, करेक्ट है। शहद में ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है, सही है। कपास में सेलुलोज होता है, करेक्ट है। दूध में लैक्टोज होता है, ये भी करेक्ट है। यानी कि सभी विकल्प यहाँ पर करेक्ट हैं। 1, 2, 3, 4 सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हैं। उत्तर क्या लगाएंगे आप? डी। इसके बाद था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम है मनोरंजन। तो ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मछली का सबसे बड़ा जो उत्पादक है दोस्तों, वर्तमान में भी चाइना ही है, ठीक है, याद रखिएगा। और चाइना के बाद स्थान आता है भारत का। नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार यहाँ पर डिक्शनरी पर आधारित क्वेश्चन पूछे गया था। और 18वां क्वेश्चन था, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? बंगाल का अंतिम सूबेदार था मुर्शीद कुली खान, ठीक है। मुर्शीद कुली खान, इनके बारे में आप जानते होंगे, वास्तविक नाम था इसका सूर्य नारायण मिश्रा। और 1660 से लेकर 1727 तक जीवन काल रहा। और ये बंगाल का सूबेदार कब से कब तक रहा था? तो 1717 से लेकर 1727 तक, ठीक है। बंगाल की स्थापना का श्रेय भी इसे दिया जाता है, मुर्शीद कुली खां को। विकल्प ए करेक्ट है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके कारण होता है? तो फिनोल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण। विकल्प सी करेक्ट है। अगला है कि कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो लौह इस्पात संयंत्र बोकारो, जमशेदपुर, भद्रावती और भिलाई। इसमें उत्तर क्या है? भिलाई। भिलाई किसी नदी तट के किनारे नहीं है। हालांकि बात करें तो भद्रावती जो है ये भद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। ये एक भद्रा नदी होती है और ये कर्नाटक में भद्रा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है ये सुवर्ण रेखा और खोरकई नदी के किनारे। जमशेदपुर कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है, सुवर्ण रेखा नदी के तट पर। बोकारो जो है दामोदर और बोकारो नदियों का संगम है, इसी के तट पर ये स्थित। और ये भी कहाँ पर है? तो बोकारो जमशेदपुर दोनों ही कहाँ पर मिलते हैं? आपको झारखंड में मिलेंगे। भिलाई, भिलाई जो है ये किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये छत्तीसगढ़ में है भिलाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, पंचवर्षीय योजना और प्रयुक्त विकास मॉडल। अब ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, लेकिन अब भी पूछा जा रहा है। मतलब ऐसे प्रश्न गलत तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए आपके। तो जैसे कि जो पहली योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, ये आप जानते हैं। दूसरी जो योजना थी यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको पता है। तीसरी योजना जो थी वो यश चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और चौथी उस पर थी अशोक रुद्र मॉडल। तो ये आपको मैच कराना था, यानी कि 21 का जो विकल्प बी है यह आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारत के किसी उत्पाद व्यापार में वाणिज्य बिल 2020। अब एक करंट का क्वेश्चन है, आएगा नहीं। जो लेटेस्ट करंट है उसको पढ़िए आप, कम से कम लास्ट 1 ईयर के, अगर आप अभी पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ कम से कम लास्ट 5 मंथ 4 मंथ तो पढ़ ही लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है? तो गंडक नदी जो है यह उत्तर प्रदेश से प्रभावित नहीं होती है। गंडक नदी, इसको गंडकी भी कहा जाता है, नेपाल और बिहार में बहती है। और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सालिग्रामी नदी भी कहते हैं इसे, सालिग्रामी नदी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत की सबसे मीठे पानी की झील है? तो वुलर झील,
ये कहाँ पर है, तो ये जम्मू और कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन था कौन सही सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे आप ना, तो ऐसे प्रश्न बहुधा गलत ही होंगे, इतना डीप नॉलेज किसके पास होता है भाई। कंपनी अधिनियम बना 2013 में, करेक्ट है। भारतीय संविदा अधिनियम बना 1870 में। अब देखो बहुत ही क्लोज मैटर था यहाँ पर। भारतीय संविदा अधिनियम बना था 1872 में, दिया था 1870, यानी कि यही जो था वो सुमेलित नहीं था। बाकी साझेदारी अधिनियम बना 1932 में, करेक्ट है। वस्तु विक्रय अधिनियम बना था 1930 में, ये भी करेक्ट है। यानी कि उत्तर क्या था, विकल्प बी था। निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखेंगे आप, भैंस की एक नस्ल होती है भदौरी, करेक्ट है। गाय की नस्ल है सिंधी, करेक्ट है। बकरी की नस्ल है जमुनापारी, ये भी करेक्ट है। लेकिन थारपारकर जो है ना, ये गाय की नस्ल है, ना कि भेड़ की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि डी जो है इसमें सुमेलित नहीं था, और यही हमारा उत्तर है। किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था। तो 1797 में, विकल्प डी आपका करेक्ट है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। और नवाब सादत अली खान नाम था। नवाब सादत अली खान ने आर्थिक तंगी के कारण 1801 में इलाहाबाद ज़िले को भी अंग्रेज़ों को सौंप दिया था। तो सादत खान ने पहले क्या किया, 1797 में तो पहले तो जो प्रयागराज का किला था उसको दे दिया, और फिर 2-3 साल के बाद 1801 में पूरा जो प्रयागराज ज़िला था, पूरा ज़िला ही अंग्रेज़ों को दे दिया था। किसने, नवाब सादत अली खान ने। अगला क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी जो है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे आप, यह मध्य प्रदेश के महादेव पहाड़ियाँ यानी कि सतपुड़ा रेंज का सबसे ऊंचा स्थान है, जो कि धूपगढ़ चोटी है, और पचमढ़ी होशंगाबाद में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, तो 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। मतलब अगर आप फीट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4436 फीट हो जाएगा। अंग्रेज़ों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा, और ये जो विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, ये 16 अगस्त के दिन हुआ था 1781 में। ये देखिए क्वेश्चन था कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इसका उत्तर था अंडा। अंडा जो होता है ये इसमें सभी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, तो विकल्प सी आपका करेक्ट है। फिर क्वेश्चन था कि कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि विकल्प जो डी है ये करेक्ट है आपका। अब यहाँ पर जो नीलम संजीव रेड्डी थे वो भारत के 6वें प्रेसिडेंट थे, 6 नंबर के प्रेसिडेंट थे, और उन्होंने 1977 से लेकर 1982 तक राष्ट्रपति का जो पदभार था उसको ग्रहण किया था, और वो लोकसभा के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। पहली बार रहे थे 1967 में, और दूसरी बार रहे थे 1977 में। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये वहाँ पर बात हो रही है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये जारी करता है जर्मन वॉच, ठीक है। थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं, जैसे कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक जर्मन वॉच जारी करता है। 2025 का कुछ डेटा मैं आपको बताता हूँ। 2025 में भारत की जो रैंक है इस सूची में, भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रभावित जो 6 देश हैं इसमें, उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पर आपका आता है डोमिनिका, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। भारत जो है वो 6ठे स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखेंगे तो निम्नलिखित में किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो मतलब क्या था कि उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया और आगरा प्रेसिडेंसी में शामिल किया गया था। ये काम कब किया गया था, ये हुआ था सन 1833 में, विकल्प बी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो आपको पता है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD के नाम से। तो जल में घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है, इसी से विकल्प डी आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन भारत आने वाला
यात्री पुर्तगाल का नहीं था? दुआर्त बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी और फर्नाओ नूनीज में कौन ऐसा था जो कि पुर्तगाल से नहीं आया था? तो इसमें दुआर्ट, डोमिंगो और फर्नाओ सभी लोग जो थे पुर्तगाल से थे। पीटर मुंडी जो था यह इंग्लैंड से आया था, न कि पुर्तगाल से। तो इसमें जो उत्तर है वो विकल्प सी है, पीटर मुंडी। तो बात करें तो यहाँ पर 1600 से लेकर 1667 तक जीवन काल रहा। और ध्यान रखना कि मार्को पोलो जो था ना, कई बार एग्जाम में आता है, मार्को पोलो कहाँ से आया था? तो इटली से आया था। इब्न बतूता के बारे में अक्सर पूछते हैं कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का था। अलबरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था। ये सब भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? करंट पर आधारित क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो विकल्प है संगम योजना वाला जो था, यह विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, विकल्प ए करेक्ट है। यहाँ पर देखिए आप फायान, वेनसांग, इत्सिंग और अल मसूदी भारत भ्रमण वर्ष आपको मैच कराना था यहाँ पर। जैसे कि बात करें यहाँ पर तो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इत्सिंग जो था यह 671 में आया था। अब यहाँ पर लिख रहे हैं 669, तो ये तो गलत है। बाकी सब सही है। फायान 399 से 414 ईस्वी करेक्ट है। इसके बाद वेनसांग यानी कि 629 से लेकर 645 ईस्वी करेक्ट है। अल मसूदी आया था 957 ईस्वी में, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर इत्सिंग वाला जो था यह 671 होना चाहिए था, जो कि 679 किया गया, तो ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा यूटी है जहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है? तो दमन और दीव, विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और जो लिंगानुपात पाया गया था वो कितना था? 879, 1000 पर 879। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो इसका उत्तर बताइए आप। इसका उत्तर है विकल्प बी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है और प्रश्न है कि किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? अब देख रहे हैं करंट किस लेवल से कहाँ से घुमा के पूछे जा रहे हैं। तो करंट जब भी पढ़िएगा ना थोड़ा डीप में पढ़िएगा। हालांकि इसका जो उत्तर था 44 का वो ए था, तिरुपति था। नेक्स्ट है कि अब कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी के मध्य हुआ था। तो भीतरगांव मंदिर कहाँ पर है? कानपुर में है। तो मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से लेकर 6ठी सदी के मध्य हुआ था, करेक्ट है। और ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? यहाँ पर देखेंगे आप टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क और बीजिंग में टोक्यो भी, लंदन भी और बीजिंग भी यह राजधानी है, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है, तो ये थोड़ा सा अलग है। और ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल मिला के कितना प्रतिशत व्यय किया जाता था? तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, 40% इसका उत्तर है, विकल्प ए करेक्ट है। फिर देखिए यहाँ पर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और काल क्रमानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। जैसे कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत CDP की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1952 में। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की शुरुआत यानी संस्तुति रिकमेंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ये कब किया गया था? 1957 में। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की विलेज स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। और DRDA की जिला स्तर पर स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में। अब आप यहाँ पर काल क्रमानुसार व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? 3, फिर 1, फिर 2, फिर 4। तो ये विकल्प सी आपका उत्तर बनेगा। इंडोनेशिया किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता है? तो फिलहाल ब्रुनई, तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी। ध्यान रखिएगा और रट लीजिएगा कि इंडोनेशिया से सटे हुए जो देश हैं उसमें मलेशिया है, पापुआ न्यू गिनी है और तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते यानी कि पूर्वी तिमोर,
ठीक है। तो यहाँ पर ब्रुनई जो है यह सटा हुआ नहीं है, और बाकी तिमोर लेस्ते, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी, ये तीनों देश जो हैं यह इंडोनेशिया से सटे हुए देश हैं। ब्रुनई इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो यहाँ पर ना आपको याद होगा कि जो गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे उनका नाम था गुरु अंगद देव। तो अंगद देव जो थे ना पहले लहना के नाम से जाने जाते थे। तो यहाँ पर उत्तर विकल्प बी है। अगला क्वेश्चन है, एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो उत्तर होगा इसका F.E. क्लेमेंट्स, यानी कि विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है। अरवली पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सिंधु गंगा मैदान, इनमें से पूछ रहे हैं कौन सा एक है जिसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में माना जाता है। तो भारत में कितने जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, कुल मिला के 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं। एक तो आपका हिमालय माना जाता है, दूसरा आपका हो जाएगा पश्चिमी घाट ये भी माना जाता है जो कि इसमें दिया गया है, और इंडो बर्मा क्षेत्र को भी माना जाता है और सुंडा लैंड को भी माना जाता है। ठीक है, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड। तो हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडा लैंड, इसमें आप देख रहे हैं ना पश्चिमी घाट है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो दरोगा को, विकल्प बी करेक्ट है। किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है। कहीं कहीं पर इसका उत्तर आपको इजराइल मिलेगा, लेकिन अगर इजराइल नहीं है विकल्प में तब आप क्या करेंगे, तो मिंडानाओ कर दीजिएगा। मिंडानाओ जो है ये कहाँ पर मिलेगा आपको, तो कई बार एग्जाम में ये भी आता है ना, तो याद रखिएगा कि जो मिंडानाओ है वादे की भूमि, ये फिलीपींस मिलेगा आपको। और इसी प्रकार से एक और एग्ज़ाम में आता है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, तो यह भूटान को कहा जाता है। ठीक है, गरजते ड्रैगन की भूमि, क्योंकि वहाँ पर बिजली बहुत कड़कती है। फल और सबसे बड़ा उत्पादक आपको पता ही है, यहाँ पर आसानी से आप मैच कर लेंगे। आम का उत्पादन सर्वाधिक जो है होता है उत्तर प्रदेश में, लीची उत्पादन बिहार में, नारियल का उत्पादन कहाँ पर होगा, केरल में होगा, और सेब का कहाँ पर होगा, जम्मू कश्मीर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, वाणिज्यिक ऊर्जा तेल और गैस, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर, और गैर पारंपरिक ऊर्जा सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है। 57 का ए, प्राथमिक ऊर्जा जो है ज्वारी शक्ति नहीं हो सकती भाई साहब, ये जीवाश्म ईंधन वाला है। नेक्स्ट है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम क्या है। आरोही और अवरोही, अवरोही मतलब बढ़ते, मतलब ज़्यादा से लेकर कम की ओर, ठीक है, घटते क्रम में, और आरोही का मतलब कम से ज़्यादा की ओर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, आरोही क्रम पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका विकल्प अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिज़ोरम। ठीक है, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। 59 देखते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा। तो फिलहाल तो ये मिर्ज़ापुर में स्टार्ट हुई थी, विकल्प डी इसका करेक्ट है 59 का। और राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। तो आपको पता है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो, विकल्प डी करेक्ट है। मिताली एक्सप्रेस तब चली थी, तो ये प्रश्न तब पूछा गया था, मिताली एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली। ये चली थी ढाका से न्यू जलपाईगुड़ी तक। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो ये तो आपको पता ही है, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत ऐसा होता है, संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, अनुच्छेद 253। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के बारे में 2 कथन है। पहला कथन है कि इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। तो 10 जून को तो बिल्कुल नहीं हुई थी, कहीं कहीं पर मिलता है आपको 10 जुलाई, कहीं कहीं पर मिलता है आपको 18 अगस्त। ठीक है, तो फिलहाल 10 जून तो गलत है, तो पहला तो गलत है। और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये करेक्ट है।
तो जो दूसरा विकल्प था ये आपका करेक्ट था। राज्य और गर्म झरने, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में मिलता है मणिकर्ण गर्म झरना, करेक्ट है। उड़ीसा में मिलेगा आपको तप्ता पानी गर्म झरना, करेक्ट है। महाराष्ट्र में मिलेगा आपको वज्रेश्वरी, ये भी करेक्ट है। जबकि नारायणी नामक जो गर्म झरना है यह गुजरात में नहीं मिलेगा आपको, बल्कि मिलेगा कहाँ पर, राजस्थान में। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी जो है वो पाइप से संबंधित है, विकल्प डी करेक्ट है। भारतीय रेलवे के बारे में यहाँ पर दो कथन है। 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना है, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों के दोनों करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा के बारे में। पहला कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। और दूसरा कथन क्या है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से ज़्यादा हो गया था। तो यहाँ पर जो विकल्प 1 और 2 दोनों के दोनों आपके करेक्ट हैं। अगला क्वेश्चन था कि दो एक जैसे बल्ब किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। तो किस प्रकार जोड़ेंगे आप, तो इसका उत्तर बनेगा दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों, ठीक है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अपने समय पर चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है। तो अब्दुल बिस्मिल्लाह, यानी कि विकल्प सी करेक्ट है, 69 का सी करेक्ट है। इसके बाद है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। महिला समृद्धि योजना शुरू हुई थी 1993 में, करेक्ट है। और इसके बाद महिला स्वशक्ति योजना 1998 में शुरू हुई, करेक्ट है। महिला साम्राज्य योजना 1989 में शुरू हुई, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना यह शुरू हुआ था 2018 में, न कि 2003 में। यहाँ पर डी आपका उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। यहाँ पर मिट्टी और राज्य दिए गए हैं, कौन सी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय राजस्थान में। ये आपको मैच कराना था। क्वेश्चन नंबर 72 था कि यहाँ पर लिस्ट दी गई है आगरा, गया, पुरी और वारंगल। कह रहे हैं कि कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के चुने गए 12 हृदय शहरों में से नहीं है। ये जो 12 हृदय शहर हैं ये कौन कौन से हैं, ये याद रखिएगा। तो मैं आपको नाम बताता हूँ। देखिए, इसमें अजमेर है, अमरावती है, अमृतसर, बादामी, द्वारिका, गया, इसके बाद है कांचीपुरम, मथुरा, पुरी, वाराणसी, वेलानकली और वारंगल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ना कि इसमें गया का उल्लेख है, ठीक है, गया भी है, पुरी भी है और वारंगल भी है। आगरा इसमें नहीं है, तो आगरा जो है ये हमारा उत्तर था, विकल्प ए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो नौचंदी का मेला, कई बार पूछा भी गया ये कि नौचंदी का मेला लगता कहाँ पर है। तो याद रखना कि नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में लगता है, मेरठ में। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी। अब देखो, ये प्रश्न थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कुल कितनी भाषाएं हैं, 22। तो मूल रूप से 1950 में ये भाषाएं 22 नहीं थी। 1950 में केवल 14 भाषाएं थीं। बाद में 8 भाषाएं इसमें और जोड़ी गई थी 3 अमेंडमेंट के द्वारा। तो आपको बता देते हैं कि देखो, जो 21वां संशोधन हुआ था, ध्यान देना, जो 21वां अमेंडमेंट हुआ था ये 1967 में हुआ था। तब एक भाषा इसमें जोड़ी गई थी, भाषा थी सिंधी, ठीक है। इसके बाद जो 71वां संशोधन हुआ ये हुआ था 1992 में। तब 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद 2003 में कुल मिला के बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। यहाँ पर आप देखेंगे पूछ रहे हैं 1993 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं की गई थी। तो 8वीं अनुसूची में देखो 1993 में तो कोई भाषा, चलो 92-93 को हम नियरली क्लोज मान लें, तो भी आप यहाँ पर देखेंगे तो जो 1992 में भाषाएं जोड़ी गई थी उसमें कोंकणी थी,
कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया था। तो मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी का इसमें उल्लेख है। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 2003 में जोड़ी गई थी। ठीक है, कब? 2003 में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो प्रश्न ही यहाँ पर ना गलत प्रतीत होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये 2003 में जोड़े गए थे, ना कि 1993 में। तो प्रश्न में थोड़ी सी त्रुटि यहाँ पर प्रतीत हो रही है। आगे बढ़ते हैं और सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना था। लोकगीत और गायन का अवसर। चैती, चैती क्या है? चैती जो है यह एक मौसमी गीत है और कजरी विवाह और मौसमी गीत है। रसिया जो है यह ब्रज का लोकगीत है और सोहर जो है यह संस्कार गीत है। तो ए का 4 और बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है, 75 का ए। नेक्स्ट है कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक हैं उन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पर ना इन्हें कहा जाएगा सूक्ष्म उद्यम। विकल्प सी करेक्ट है। ठीक है। 77 था काशी लालिमा किस फसल की प्रजाति है? तो यह भिंडी की प्रजाति है। 77 का बी हो गया। इसके बाद 78 है कि पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है? तो गूटी लगाया जाता है किस लिए? 78 का उत्तर है बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए। जैसे कि जो मूंगफली की फसल होती है, गूटी लगाने से वो फैलती है और अधिक उत्पादन देती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? तो हिमाचल प्रदेश इसका उत्तर बनेगा। इसके बाद देखते हैं भारत में पहला रबड़ टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अब बिल्कुल नहीं आएगा। इसका उत्तर डी था, नासिक में। और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र साउथ जो होता है ना, साउथ एशियन, दक्षिण एशिया का एक सेंटर भी यहाँ पर खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? भारत में ही खोला गया है। तो सबसे पहले तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय है यह लीमा पेरू में है। और भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर खोला गया है? तो याद रखना आगरा में खोला गया है। दक्षिण एशिया का अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ पर मिलेगा? आगरा में मिलेगा। कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है, तिनियन इसका उत्तर था। और पूर्व मध्यकालीन शहर और वर्तमान अवस्थिति, जैसे कि कोल या कोइल जो था यह अलीगढ़ स्थित था, ये करेक्ट है। महोत्सव नगर महोबा और महोदय श्री ये कन्नौज। और जेजाग भुक्ति कौसाम्बी नहीं बल्कि यह वर्तमान में जो आपका बुंदेलखंड है वही वाला एरिया था, तब जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर देखिए भाषा और देश को मैच कराना था। डेनिश भाषा बोली जाती है डेनमार्क में, डच नीदरलैंड में, मंदारिन चीन में और थाईलैंड की भाषा जो है वहाँ पर बोली जाती है थाई बोली जाती है। बहासा यह भाषा इंडोनेशिया की है। तो विकल्प डी जो है वो सुमेलित नहीं था, ये उत्तर था। अगला क्वेश्चन है खनिज और उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में प्रयोग में लाया जाता है, करेक्ट है। कापर यानी कि तांबा जो है बिजली का सामान, करेक्ट है। बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण, करेक्ट है। मैग्नीज इस्पात निर्माण, करेक्ट है। तो 1 2 3 4 ही आपका सही जवाब था। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है उसको क्या कहेंगे? देखो यहाँ पर ना सीमांत कृषक, बड़ा कृषक, मध्यम कृषक और लघु कृषक, यहाँ पर जो बताया गया है उसको आप ध्यान से सुन लो, कभी भूलेगा नहीं। सीमांत कृषक का मतलब क्या होता है? मतलब जिसके पास ना लेस देन 1 हेक्टेयर ज़मीन होती है वो होता है सीमांत कृषक। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं। लघु कृषक कौन होता है? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन होती है वो होता है लघु कृषक। मध्यम कृषक के पास होता है 2 से लेकर 10 हेक्टेयर तक की ज़मीन। और बड़ा कृषक कौन है? जिसके पास 2 मतलब ये 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है वो होता है बड़ा कृषक। तो ये याद रखना, ये कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है या हैं? तो भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है और भारत का उच्चतम दूध उत्पादक, ये दोनों तो करेक्ट हैं। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, तो
चावल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत नहीं है बल्कि चीन है। 1 और 2 आपके केवल सही हैं, विकल्प डी। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, www वर्ल्ड वाइड वेब। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, न कि कंट्रोल, तो ये जो है ना ये सही नहीं है। एएलयू क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी करेक्ट है। तो सी जो था ये आपका आंसर था, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड इसको डिनोट करते हैं H2S से। ये सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ से निकलता है, विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल। तो पल्लव वंश जो था उसका राजा था नंदीवर्मन पल्लवमल, और गोपाल ये पाल वंश से संबंधित है, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। तो 2 और 4 वाला जो विकल्प था ये करेक्ट है, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। और पाल वंश का संस्थापक ये गोपाल जो है 750 ईस्वी में, और नंदीवर्मन द्वितीय को कहा जाता है नंदीवर्मन पल्लवमल, ठीक है। और समय है 731 से लेकर 796 ईस्वी तक। कांचीपुरम का बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाया था नंदीवर्मन द्वितीय ने, याद रखिएगा। सबरी संकल्प अभियान, ये देखो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका उत्तर था डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ कुल कितने जो हैं राज्य सीमा साझा करते हैं। तो याद रखना कि एक तो आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, और पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम भी है। ये 5 स्टेट हो गए। और यहाँ पर देखेंगे आप तो बलरामपुर, श्रावस्ती, कुशीनगर और लखीमपुर खीरी, तो कौन सा है तो देखेंगे आप ना, तो यहाँ पर बलरामपुर तो शेयर नहीं करेगा, बाकी श्रावस्ती, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी सभी शेयर करते हैं। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है, 94 का ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। घटते उत्पादकता के क्रम में तो सबसे पहले तो आएगा यहाँ पर मैंग्रोव, ठीक है, तो मैंग्रोव हो जाएगा आपका। अब देखो मैंग्रोव के बारे में बात हो रही है, तो हाल ही में जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 आई है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैंग्रोव के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। सबसे पहले तो ये कि इसका उत्तर क्या है, तो विकल्प सी सही है, मैंग्रोव घास का मैदान, झील और सागर, ये वाला सही है। अब यहाँ पर मैंग्रोव के बारे में आपको बता दूँ तो भारत में कुल मैंग्रोव कवर इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक जो कुल मैंग्रोव कवर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, 4,991.68 वर्ग किलोमीटर ही केवल कुल मैंग्रोव है। 2021 से तुलना करें तो कमी आ गई है, मतलब कितनी कमी आई है, 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो मैंग्रोव कवर क्षेत्र है वो ज़्यादा नहीं है, 1% भी नहीं है, 0.15% है, बस इतना समझिएगा। इसके बाद है सूची 1, सूची 2, ये आपको मैच कराना था कि भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम और ये कब पारित हुए थे। जैसे कि वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब, 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था कब, 1986 में। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित हुआ था 1974 में। तो सारे के सारे जो है ना सुमेलित ही दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4 और जो विकल्प था ये आपका करेक्ट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। ऑसबर्न स्मिथ का नाम आपने सुना है, बताइए कि ऑसबर्न स्मिथ कौन थे। और यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर सी रंगराजन, डॉक्टर IG पटेल, डॉक्टर D सुब्बा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो अच्छा, वर्तमान में जो गवर्नर हैं, हमारे जो RBI के गवर्नर हैं वर्तमान में, उनका क्रम है 26वां क्रम है। क्या नाम है, नाम याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और लोग गलत कर रहे हैं। तो संजय मल्होत्रा, ठीक है, इतना क्लियर होगा, संजय मल्होत्रा। अब आपको बता दें कि जो IG पटेल थे, यहाँ पर जो विकल्प है वो कौन सा सही है। सबसे पहले आएगा आपका IG पटेल यानी कि 2, फिर 1, फिर 4 और फिर 3, ये आपका रहेगा। IG पटेल 1 दिसंबर 1977 से इनका जो समय है
ये 1977 से लेकर 1982 तक रहे IG पटेल। इसके बाद 1982 से लेकर 1985 तक रहे मनमोहन सिंह, ठीक है। 1982 से लेकर 1985 तक कौन रहे? मनमोहन सिंह रहे। इसके बाद सी रंगराजन का समय आता है 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। 1992 से लेकर 1997, 1992 से लेकर 1997 तक। और सबसे बाद में आते हैं डॉक्टर डी सुब्बा राव, 2008 से लेकर 2013 तक, 2008 से लेकर 2013 तक। तो ये आपका क्रम रहेगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं कि RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जालान। तो जितने भी गवर्नर होते हैं ना कोई किताब लिखते रहते हैं, तो उनकी किताब भी चर्चा में रहती है। इसका उत्तर डी था, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। फसल और कौन से देश में होती है? रबड़ की फसल थाईलैंड में होती है, करेक्ट है। कहवा की फसल जो है जैतून की फसल स्पेन में होती है, करेक्ट है। गन्ना की फसल ब्राज़ील में होती है, करेक्ट है। कहवा का जो सबसे अधिक उत्पादन है मंगोलिया में नहीं है, बल्कि मंगोलिया में क्या पैदा होता है? मंगोलिया ना बेसिकली देखा जाए तो कापर और कोल के लिए जाना जाता है। कहवा की सबसे ज़्यादा जो फसल होती है वो ब्राज़ील में होती है। ब्राज़ील में गन्ना भी होता है और कहवा भी होता है, ठीक है। और मंगोलिया में कापर और कोल। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये कौन था? नासरुद्दीन खुसरो शाह, ठीक है। विकल्प सी आपका करेक्ट है। 100 का जो विकल्प सी ये करेक्ट है। ये समय रहा था 1320। आपको याद है ना, दिल्ली सल्तनत ये 1320 में समाप्त हो रहा था। तो 1320 में मात्र 4 महीने के लिए यह शासक बना था। इसके बाद तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक था, गाजी मलिक, उसने इसको हराया और हत्या कर दी थी। तो फिलहाल ये काफ़ी उदार व्यक्ति था, ठीक है। खिलजी वंश से संबंधित है ये। नेक्स्ट आपका है देश और राजधानी। एंटीगुआ और बारबुडा। सेंट जॉन्स राजधानी है, करेक्ट है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सैन सल्वाडोर, करेक्ट है। बहामास की राजधानी है नासाउ, करेक्ट है। जबकि डोमिनिका की राजधानी कहाँ पर है? तो यह रोसेयू है, ना कि सेंटो डोमिंगो। तो ये गलत है और यही गलत है, तो यही हमारा उत्तर भी है। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? अब देखो उत्तर आ गया आपका ना। जो आपका यहाँ पर फॉसिल फ्यूल होता है, फॉसिल फ्यूल जैसे कि आपका डीजल पेट्रोल वगैरह हो गया। तो उसके बाद भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता होती है, अब इसको हाइड्रो पावर पर भी आप सोच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हाइड्रो पावर से ज़्यादा जो है इस्तेमाल सौर ऊर्जा हो रही है। विकल्प डी करेक्ट है। कई तो ज़िले हैं और कुछ जैसे दमन और दीव, वहाँ पर तो शुद्ध रूप से जो है ना सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो अब सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो बढ़ चुका है। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वनधन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया था? तो पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे, कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसका उत्तर तो ये था, अब इम्पॉर्टेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले और ये कहाँ पर लगते हैं? जैसे कि जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, करेक्ट है। बटेसर का मेला पश्चिमांचल में लगता है, करेक्ट है। बलदेव छठ का मेला लगता है मथुरा में, न कि पूर्वांचल में, ये गलत है। शुक्रताल का मेला लगता है मुजफ्फरनगर में, ये करेक्ट है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं? नहीं है, मतलब ये आपका आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला वाला देखते हैं, इसमें 11 उत्तर था, विकल्प सी। एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो ये होती हैं स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स, विकल्प डी करेक्ट था। ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? तो ये जो ब्रेंट इंडेक्स होता है, इसी से कच्चे तेल की कीमतें तय होती हैं, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ब्रेंट इंडेक्स जो है ना, इसको ब्रेंट क्रूड इंडेक्स भी कहते हैं और वैश्विक ऊर्जा बाजार में यह काम में आता है और यह जो कच्चे तेल की कीमतें होती हैं उनको यह ट्रैक करता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका अपोजिट भी देखते हैं कि भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा अहमदाबाद, यानी कि अहमदाबाद में सबसे कम मलिन बस्तियाँ पाई गई। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, सबसे ज़्यादा कर दिया जाए कि 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके मुताबिक सबसे ज़्यादा जो मलिन बस्तियाँ हैं वो किस स्टेट में हैं, तो उत्तर उसका क्या बनेगा? इसका उत्तर बनेगा महाराष्ट्र में भी मुंबई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और उन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अब कर्जन वाइली की हत्या कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। 1 जुलाई 1909 को कर्जन वाइली मारा गया था।
खुदीराम बोस को मृत्युदंड दिया गया था कब? 1908 में दिया गया था, 11 अगस्त 1908। और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1881 में। और अल हिलाल न्यूज़पेपर जो कि शुरू किया गया था किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। याद रखना, अल हिलाल अखबार जो था यह अबुल कलाम आज़ाद ने स्टार्ट किया था 1912 से लेकर 1914 तक। ठीक है, तो ये आपका जो क्रम है उसके मुताबिक देखेंगे तो विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भारतीयों द्वारा चीनी मिल का जो चीनी उद्योग था उसका विकास किया गया था कब? 1904 में किया गया। रिसड़ा में पहला जूट मिल का शुरुआत किया गया था 1855 में रिसड़ा में। इसके बाद है कि भारत में स्टील का पहली बार उत्पादन किया गया था 1870 में। और स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन बॉम्बे, तो ये था 1818। ठीक है, तो ये आपका जो विकल्प बी है यह आपका करेक्ट था। 110 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है कि भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 2005 में। विकल्प बी करेक्ट है। जिबूती आचार संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है जिबूती आचार संहिता? तो इसका उत्तर है समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, यानी कि विकल्प बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और इसका उत्तर है विकल्प डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय मिलना चाहिए। विकल्प डी करेक्ट है। फिर देखते हैं यहाँ पर, घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। जैसे कि लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 15 जुलाई 1913 में की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 1905 में की गई थी। हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया था कब? 1780 में किया गया था। और 1832 में सर विलियम जोन्स द्वारा 1832 में सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब यहाँ पर इसको क्रम में आपको लगाना था और क्रम में लगाने का काम तो अब आसानी से कर लेंगे आप। विकल्प बी इसका करेक्ट था। मकड़ियों द्वारा जो उत्पादित रेशम होता है उसे कहते हैं गोसामर रेशम। 116 का बी करेक्ट है। इसके बाद भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 बिल्कुल मत देखना, अब आ गया है आपका 2023, उसी को देखना। अब इसको नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे एग्ज़ाम में। निम्नलिखित में कौन कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? तो इसका उत्तर क्या बनेगा? अब्राहम समझौता ये कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। याद रखना, जो अब्राहम समझौता था, अब्राहम एकॉर्ड इसे कहते हैं, अब्राहम एकॉर्ड, ये कब हुआ था? 1920 में पारित हुआ था। और इसमें कौन कौन से देश शामिल हुए थे? तो ध्यान देना कि इस समझौते में इज़राइल था, संयुक्त अरब अमीरात था, बहरीन भी इसमें शामिल था, बहरीन, सूडान भी शामिल हो गया था, सूडान और मोरक्को, ये देश हैं जो कि अब्राहम समझौते में शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर तो 118 का जो विकल्प सी है यह करेक्ट है। निम्नलिखित में किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना, बहुत बढ़िया काम किया था भाई साहब, अलाउद्दीन खिलजी ने। विकल्प डी, मैं बिल्कुल इसका समर्थन करता हूँ, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। ठीक है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि हिंदी महीने में जो मौसम होते हैं तो उसमें पहला मौसम कौन सा होता है? चलो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आप ये बताओ कि ग्रीष्म ये पहला मौसम है या फिर बसंत पहला मौसम है। ठीक है, अगर आप सोचते हैं ग्रीष्म गर्मी से शुरुआत होती है तो गलत है, मौसम की शुरुआत होती है बसंत से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आता है आपका बसंत, बसंत के बाद क्या आता है? ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद आता है आपकी वर्षा, वर्षा के बाद होगा आपका शरद। ठीक है, तो ये आपका क्रम बनेगा, यानी कि आप देखेंगे बनेगा 3-2-4-1, 3-2-4-1, विकल्प बी करेक्ट है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, आपको पता होगा क्यों किया था? 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, ये गलत है। तो केवल कथन सही है, कारण गलत है, कथन
सही है, ए सही है, आर गलत है, विकल्प सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? समझ रहे हैं आप? हाइड्रो पावर 99% उसकी जो नीड है, कुल ऊर्जा की आवश्यकता का 99% वो जो हाइड्रो पावर से प्राप्त करता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, इसका उत्तर है विकल्प सी, नॉर्वे। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है? द परसेंटेज ऑफ वर्क फोर्स इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूपी। तो ये कितना परसेंट है? तो देखो इसका जो उत्तर है ना, 18.5% नहीं है, 23.7% भी नहीं है, 30.2% भी नहीं है, या 31.2% आप मान सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो लेटेस्ट डेटा है वो बताता है कि 32.94% है, लेटेस्ट वाला। ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। तो ब्लैक पॉटरी के लिए जाना जाता है आजमगढ़ का निज़ामाबाद, 2015 में मिला था ये। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल 8 महाजनपद पाए जाते थे, विकल्प सी करेक्ट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। बताओ भाई, मनुष्य की आँख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है। तो मनुष्य का जो कान है वो कितने हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है? यहाँ पर देखिए, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे अधिक सुग्राही होता है, करेक्ट है। सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकंड होती है, ये भी करेक्ट है। दृष्टि की दृढ़ता 1/16 सेकंड होती है, ये भी करेक्ट है। मनुष्य की आँख लाल रंग नहीं बल्कि प्रकृति ने पूरी व्यवस्था की है, हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। तो बी जो है यह गलत है। 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ। तो लीवर की तो भाई साहब बैंड बज जाएगी। फिलहाल उत्तर है लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है, विकल्प ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी योजनाएं कौशल विकास से संबंधित हैं? कौन सी योजनाएं हैं जो कि कौशल विकास से संबंधित हैं? तो स्ट्राइव, संकल्प और श्रेयस 2, 3 और 4 ये तीनों योजनाएं जो हैं संबंधित हैं, विकल्प सी आपका करेक्ट है। जा दिन जन्म भयो आल्हा का धरती धसी 2.5 हाथ। अब देखो यहाँ पर आल्हा उत्तर है, लेकिन मतलब कौन आल्हा सुनता है? तो मुश्किल ही रहते हैं ऐसे प्रश्न, और आसान भी, क्योंकि जो लोग सुनते हैं उनके लिए तो 1 सेकंड में पता चल जाएगा इसका उत्तर। ये देखो है भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 के बारे में क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल मत पढ़ना, फिलहाल जो लेटेस्ट वाला आ गया है उसको आप देख लेना, ठीक है, नहीं तो कन्फ्यूज होंगे आप। अब यहाँ पर देखो, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, ये आपको मैच कराने के लिए दे दिया है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया दिया है कि मतलब सारे द्वितीय हैं। तो दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? तो यह 1780 से 84 में हुआ था, ये तो आपको पता चल गया, आंग्ल मैसूर युद्ध। दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कब हुआ था? तो ये कब हुआ था बताओ? ये 1750 से लेकर 1754 तक हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1803 से लेकर 1805 तक हुआ। और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध ये हुआ था 1878 से लेकर 1880 तक। मैं तो कहूँगा सारे रटी लो अगर याद नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो नई दिल्ली में है ये, विकल्प बी करेक्ट है। कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? तो सल्फर होता है ये, विकल्प बी। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो मिलियन शहर इसमें आगरा, प्रयागराज, मेरठ और मुरादाबाद। तो फिलहाल तो डी ही इसका उत्तर है, मुरादाबाद नहीं है, ठीक है। तो जनगणना 2011 के अनुसार यूपी के जो मिलियन शहर घोषित किए गए थे कौन कौन से थे आपको याद हैं? देखो, एक तो था आपका कानपुर, दूसरा था मेरठ, लखनऊ है, वाराणसी है, गाजियाबाद है, प्रयागराज है और आगरा है, ठीक है। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये कौन सा तर्क हुआ भाई साहब? फलीदार फसल लेने के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये तो सही तर्क है। तो केवल 2 सही है यहाँ पर, ठीक है।
उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश, अब ये तो प्रासंगिक नहीं है, रहने देते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर देखिए कौन संबंध सही नहीं है। 1 बाइट में 8 बिट होती है, करेक्ट है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट्स होती है, करेक्ट है। 1 गीगा बाइट में कह रहे हैं 1024 किलो बाइट्स होती है, केबी की बात हो रही है, गीगा बाइट में केबी, ये गलत है। 1 टेरा बाइट में 1024 गीगा बाइट होती है, ये सही है। तो सी जो है ये आपका उत्तर है। और स्थान और वर्ष क्या कर रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में आपको मैच कराना था कि कौन सा अधिवेशन और किस वर्ष हुआ था। मेरठ अधिवेशन कब हुआ, कानपुर अधिवेशन कब हुआ, लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, बनारस का अधिवेशन कब हुआ था। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैच कराना है। तो चलो देखते हैं। जैसे कि मेरठ का अधिवेशन होता है आपका 1946 में हुआ था, ये तीसरा वाला विकल्प है। कानपुर का अधिवेशन हुआ था कब, याद है ना, 1925 में हुआ था, ठीक है। कानपुर का अधिवेशन कब हुआ था, 1925 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ और बनारस में हुआ था 1905 में। ये आपका मैच हो गया। और यही कुल मिला के आपके 140 प्रश्न थे। कितने प्रश्नों के उत्तर आपको पता थे और कितने प्रश्नों के उत्तर में आपको कन्फ्यूजन है, सारे बताइएगा। और अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2023 का पेपर हो गया आपका, और इसके बाद 2021 का हो गया। अब हम लोग चलते हैं 2016 में जो परीक्षा हुई थी, या इनके जो री एग्ज़ाम हुआ था, उसके पेपर खोल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।